हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज लर्नर्स जो लोग किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो का टाइटल है अवॉइड दिस 5 मिस्टेक्स ड्यूरिंग योर गेट प्रिपरेशन। नॉट ओनली गेट, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज भी हो सकता है, वो किसी प्रकार का ए जेई का एग्जाम भी हो सकता है। तो यदि आप इन प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकें, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस ऑफ योर सब्जेक्ट्स। कई बार हम ऐसे सब्जेक्ट्स को पहले पकड़ लेते हैं जिनकी प्रिपरेशन यदि लास्ट में की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि उसको किसी कारणवश छोड़ना भी पड़ जाए तो भी हमारा बड़ा नुकसान ना हो। ऐसे सब्जेक्ट्स कभी कभी हम जल्दी पकड़ लेते हैं, पहले पकड़ लेते हैं हाई प्रायोरिटी पे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट है सर जिसको नहीं भी किया जाए या एकदम लास्ट में किया जाए तो भी चल जाएगा? तो ऐसे वो सब्जेक्ट्स है जिनका वेटेज कम होता है। ऐसा वेटेज जिनका कम होता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को आप लास्ट में जरूर करिए। सबसे पहले आप ऐसे सब्जेक्ट्स को कवर करिए जो हाई वेटेज वाले होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन उन सब्जेक्ट से आते हैं, उनको पहले कवर करिए। तो सब्जेक्ट्स का जो सीक्वेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट्स का जो सिलेक्शन होना चाहिए, वो दो चीजों के आधार पर होना चाहिए। पहला, आपके कॉलेज में, यदि आप कॉलेज गोइंग बच्चे हो तो आपके कॉलेज में वो सेमेस्टर में सब्जेक्ट हो। दूसरा, उसका वेटेज भी ज्यादा हो। ऐसे सब्जेक्ट्स को आप सबसे पहले पकड़ लो। कॉलेज सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल जियोटेक हमारे सेमेस्टर में है, तो जियोटेक हमारे सेमेस्टर में है तो सेमेस्टर के एग्जाम की भी तैयारी हो गई, और जियोटेक का वेटेज बहुत ज्यादा होता है तो गेट की भी उसकी हमने तैयारी कर ली है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट्स का हमें सीक्वेंस रखना चाहिए। तो जो बच्चे गलतियां कर देते हैं कि पहले वो सोचते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल उठा लेता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है बिल्डिंग मटेरियल में, भाई एक नंबर का आएगा गेट में। हाँ, दूसरे एग्जाम्स में आ सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ दिया बिल्डिंग मटेरियल का नाम। दूसरे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, मैं स्पेशली यदि गेट की बात करूँ तो एक नंबर का आएगा। अब उस एक नंबर को कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए मैंने एक महीना लगा दिया, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो ऐसी चीज़ों से बचना है हमको। तो ये थी पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में। दूसरी मिस्टेक, इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, जो जॉब वाले करने वाले लोग होते हैं, इनके साथ बड़ा ही दिक्कत रहता है टाइम मैनेजमेंट का। तो जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जिनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है और वो कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय प्रिपरेशन के, तो उनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है, इन तीनों का अलग अलग तरीका होता है टाइम मैनेज करने का, क्योंकि तीनों अलग अलग डोमेन में काम कर रहे होते हैं। इनके पास काफी समय है, ड्रॉपर बच्चों के पास। यदि सोने का खाने पीने का समय हटा दिया जाए तो इन ड्रॉपर बच्चों के पास काफी समय होता है, तो ये काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने समय को। लेकिन मैं कॉलेज और जॉब वाले बच्चों की यदि बात करूँ तो इनके पास समय कम होता है, तो इनको समय मिलेगा नहीं, इनको समय चुराना पड़ता है। आपका समय आपको क्या करना पड़ेगा? चुराना पड़ेगा। समय चुराना पड़ेगा। अब समय कहाँ से चुराएं? तो वो हर एक काम जो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर कर दो। मार्केट से सब्जी लाना, घर परिवार में बच्चों पर टाइम देना, घर परिवार में घर के काम करना, जिन लोगों की शॉप होती है वो शॉप पे जाके बैठते हैं थोड़ी देर, ये सब काम। व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, एक्स वाई जेड लोगों को समय देना, दोस्त यारों के साथ पार्टी करना, ये सब चीज़ें इन लोगों को अवॉइड करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास वैसे ही समय कम है इन दो कैटेगरी के लोगों के पास, जो कॉलेज जाते हैं उनके पास, जो जॉब करते हैं उनके पास। तो जितनी चीज़ें मैं गिनाया वहाँ पर आपको कम समय देना है। और जो चीज़ें हमारी महत्वपूर्ण होती है जीवन में, जैसे कि नींद हो गई, खाना हो गया, इन सब जगहों पर भी आपको समय की थोड़ी कमी करना पड़ेगी। मान लीजिए आप 9 घंटे की नींद लेते थे, तो उसको रिड्यूस करके 7 से 8 घंटे की नींद करो। उसको करना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे की उसको नींद में तब्दील करो। आप खाना खाने में 1 घंटा लगा देते थे,
क्योंकि खाना बनाना पड़ता था, फिर खाते थे, फिर बर्तन जो होते थे उसको धोना पड़ता था। जो लोग रूम से रहते हैं वो लोग ये सब एक्टिविटी करते हैं। तो 1 घंटे को आप 20 मिनट में रिड्यूस करो। कैसे करोगे? हो सके तो मेस में खाना खा लो, या काम करने वाले मेड आते हैं उनसे करवा लो। थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले आपका समय बचेगा। समय बचेगा। तो आपको टाइम को बहुत ही प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। आप एक दिन का स्केड्यूल चेक करो। सुबह 6 बजे से उठने से लेकर रात के 12 बजे सोने तक आप अपना पूरा स्केड्यूल चेक करो कि हर 15-15 मिनट में आपने क्या किया। इसका एक डायरी में लिखो या एक्सेल शीट बनाओ कि 6 बजे से 6 बज के 15 मिनट तक मैंने क्या किया। फिर 6 बज के 15 मिनट से लेकर 6:30 बजे तक मैंने क्या किया। फिर 6:30 से लेकर 7 o'clock तक मैंने क्या किया। 7 o'clock से लेकर 7:30 तक मैंने क्या किया। ऐसा 15 मिनट या 30-30 मिनट का इंटरवल, 15 मिनट तो कम हो जाएगा, 30-30 मिनट का इंटरवल लेकर पूरा बनाओ। आपको पता चलेगा पूरे दिन भर में, पूरे 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे ऐसे थे जो आपने फालतू में व्यर्थ किए। आप ऐसा करके देखो। हर आधे आधे घंटे का अपना स्केड्यूल चेक करो कि इस आधे घंटे में मैंने क्या किया, उसके बाद के आधे घंटे में क्या किया, उसके बाद के आधे घंटे में क्या किया। आपको पता चलेगा पूरे दिन भर में 6 से 7 घंटे आपने फालतू में व्यर्थ किए हैं। टोटली व्यर्थ। तो ये समय को आपको बचाना है। ये 6 से 7 घंटे आपके एक सिंगल स्ट्रेच में नहीं थे। ये 6 से 7 घंटे सिंगल स्ट्रेच में नहीं थे। ये 15-15 मिनट की गैप में थे। 15 मिनट, कोई 30 मिनट का स्लॉट था, कोई 45 मिनट का स्लॉट था, कोई 10 मिनट का स्लॉट खाली था, कोई 5 मिनट का स्लॉट खाली था, कोई 25 मिनट का स्लॉट खाली था, जहाँ पर मैं टाइम खराब करता गया, व्हाट्सअप चलाता गया, फेसबुक चलाता गया। तो दिन भर में इन सबको मैं सम करूँ तो 6 से 7 घंटे का समय निकल के आ जाएगा। तो ये है इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जो कि आप कर रहे हो आज की तारीख में। यहीं से आपको बचना है, इसी चीज़ों से आपको बचना है। तो जीवन में पूरी एक लिस्ट बनाओ और पता करो कि ऐसे कौन कौन से काम है पूरे सुबह से लेकर रात तक में जिनको मैं न भी करूं तो मेरा जीवन चल जाएगा। उसको मत करो। जो समय बचेगा उसको यहाँ पर लगाओ, पढ़ाई में लगाओ। नेक्स्ट मिस्टेक जो होती है बच्चे करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो है अवॉइडिंग ऑफ रिवीजन। रिवीजन को अवॉइड करते हैं। रिवीजन को कभी भी अवॉइड नहीं करना। उनको लगता है कि बस कोचिंग क्लास जो हमने ज्वाइन करी है, वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो, क्लास नोट्स बना लो, खत्म हो गई कहानी। अब अगले दिन फिर क्लास में घुस जाएंगे मुंह उठा के, फिर बना लेंगे नोट्स जो टीचर बताएगा, फिर अगले दिन सेम कहानी। तो भाई जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जिसके आप नोट्स लिख रहे हो, उसको रिवाइज भी तो करना है। विदाउट रिविजन यही की है असली की। असली की प्रिपरेशन नहीं है, असली की रिविजन है। प्रिपरेशन तो हर कोई करेगा, जो रिवीजन करेगा उसी को सक्सेस मिलेगी, उसी का रिजल्ट अच्छा आएगा, उसी की रैंक अच्छी आएगी। तो रिवीजन करो। तो सर रिवीजन तो एग्जाम टाइम पे कर लेंगे। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये रिवीजन हम एग्जाम टाइम पे करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम पे इतना समय नहीं मिलेगा कि सभी सब्जेक्ट्स का आप रिवीजन कर सकें। तो रिवीजन जो आपको करना है डे 1 से करना है, फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन से रिवीजन स्टार्ट करना है, मतलब करना है फर्स्ट डे से। फर्स्ट डे से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, फर्स्ट डे से। रिवीजन करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप अपना मेन नोट्स नोट्स लेके बैठ जाओ। मान लो कोई नया सब्जेक्ट चालू हुआ, आज 5वां दिन है, मैं डेली रिवीजन कर रहा हूँ। पहले दिन जब मैंने रिवीजन किया तो एक ही क्लास का रिवीजन किया। दूसरे दिन जब मैंने रिवीजन किया तो 2 क्लासेस का रिवीजन किया, क्योंकि 2 क्लासेस हो चुकी थी। तीसरे दिन मैंने रिवीजन किया तो पहली दूसरी तीसरी तीनों क्लासेस का किया। चौथे दिन रिवीजन किया, पहली दूसरी तीसरी चौथी सभी का। तो ऐसा करते करते मान लो 100 क्लास है ना, 100 क्लास है, तो आखिरी दिन 100 पूरी क्लास का एक साथ रिवीजन करते आना चाहिए आपको। अब आपके मन में तुरंत प्रश्न उठ चुका होगा कि सर ये तो इम्पॉसिबल है। यदि रिवीजन में हम 100 क्लास का पूरा एक साथ, मतलब पूरी सब्जेक्ट का ही रिवीजन आपने करा दिया, यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर नई क्लासेस कब अटेंड करेंगे नए सब्जेक्ट की। रिवीजन में समय चला जाएगा। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि पहले दिन जब पहले क्लास को आप रिवाइज करोगे तो 1 घंटा लगा मान लो रिवाइज करने में। दूसरे दिन दूसरी क्लास को रिवाइज करने में 1 घंटा लग रहा होगा, लेकिन पिछली क्लास को तो 5 मिनट या 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा ना। मान लो 10 मिनट में रिवाइज हो गया वो, तो तीसरी क्लास को रिवाइज करने में नया जो था वो 1 घंटा प्लस
इन दोनों को रिवाइज करने अभी ये 5 मिनट लगा, इसको 10 मिनट लगा, 5 मिनट और 10 मिनट, तो दिन भर में आपको 3 से 4 घंटे का तो रिवीजन चाहिए ही ना। जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको 3 से 4 घंटे का तो रिवीजन चाहिए ना। तो आप ये मत सोचो कि पहले घंटे को, पहली क्लास को रिवाइज करने में 1 घंटा, दूसरी को करने का 1 घंटा, तीसरे को रिवाइज करने का 1 घंटा, तो चलिए मैं चौथी क्लास को करूंगा तो 4 घंटे का रिवीजन लगेगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। पहली क्लास को आप चौथे दिन आप चौथी बार रिवाइज कर रहे हो तो 5 7 2 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा ना। फॉर्मूला लिखना है, उसके पॉइंट्स बोलना है, खत्म कहानी। रिवीजन करते समय जब आप फॉर्मूला करते हो तो फॉर्मूला लिख लिख कर आपको याद करना है। जैसे ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, जियोटेक का फॉर्मूला, गामा सेचुरेटेड इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो बोल बोल के नहीं करना है कोई मतलब सिर्फ बोल बोल के नहीं करना है कि हम लेके बैठे हैं ऐसा बोल रहे हैं गामा सेचुरेटेड इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 + ई गामा ना, ऐसा बोल के नहीं करना है। आपको लिख लिख कर बोल बोल कर दोनों करना है। लिखते हाथ भी चलना चाहिए और मुंह भी चलना चाहिए आपका, ये सही तरीका रहेगा। उसके बाद अवॉइडिंग पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज। कई बच्चे सिर्फ कंटेंट पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। भाई उस कंटेंट को जब तक एप्लीकेशन में नहीं लाओगे, एप्लीकेशन का मतलब है पीवाईक्यूज में और टेस्ट सीरीज में नहीं लाओगे, तब तक वो कंटेंट के रिवीजन का आउटपुट नहीं मिला। भाई मान लो टीचर जो है वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, आपको पूरी थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं सब्जेक्ट की, उस कंटेंट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना, उस कंटेंट को आपको यूज करना पड़ेगा। आपने वो कंटेंट का अच्छा रिवीजन भी कर रखा है, जैसे आपने कहा कि सर डेली रिवीजन करो, हमने रिवीजन भी करा, सब फॉर्मूला याद है, सब थ्योरी पॉइंट्स याद है, लेकिन इसका रियल एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? जब आप पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले कई सालों में क्वेश्चन आए होंगे अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग ईयर्स में जब वो क्वेश्चन आए होंगे वो लगाओ। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज निकालती है अपने अपनी, वो टेस्ट सीरीज खरीदो, वो टेस्ट सीरीज लगाओ, तब आपको रियल यूज मिलेगा आपके कंटेंट का, कि आपके कंटेंट का आप यूज कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो, क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो। तो कई बच्चे ये चीज इग्नोर करने लगते हैं, तो ऐसी चीजों से हमको बचना होगा। हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग एग्जाम सीजन। एग्जाम के सीजन में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं कई बच्चों को, या प्रिपरेशन के दौरान भी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं कि भैया फीवर आ गया, फियर के कारण फीवर आ गया, है ना, फीवर आ गया फियर के कारण, ऐसा भी होता है। तो जिन बच्चों का रिवीजन नहीं होता है ना, उनको फियर आने लगता है। जब फियर आ जाता है तो फिर फीवर आ जाता है। अब लोग बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं डेली बेसिस पर। जो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो लोग मेडिटेशन, मेडिटेशन थोड़ा करना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, रिवाइज करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। तो आपको डेटा स्टोर करना है अपने माइंड में, और ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टोर करना है। तो मेडिटेशन के दोनों बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो ये कि आप ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर कर पाओगे अपने माइंड में, ज़्यादा बड़े बड़े फॉर्मूले, न्यूमेरिकल वैल्यूज, सब कुछ, और ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर कर पाओगे। भाई कोई व्यक्ति होता है कि आज पढ़ा, सब कुछ याद हो गया पहले दिन, दूसरे दिन सब कुछ भूल गए। पहले दिन सब कुछ याद था, दूसरे दिन सब कुछ भूल गए। तो इस व्यक्ति में डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी तो है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। तो हमें डेटा ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी भी चाहिए, और उसको ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करे रहने देना है हमको दिमाग में। तो दोनों बेनिफिट आपको मेडिटेशन से देखने को मिलेंगे, ये जरूर करिए। और हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए अच्छा भोजन का उपयोग करिए, जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लीजिए। अभी समर सीजन चल रहा है तो बाहर धूप में मत जाइए, लू लग जाती है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आपका एग्ज़ाम आएगा, वो फरवरी में एग्ज़ाम में आता है, फरवरी मंथ में आता है गेट का एग्ज़ाम, दिसंबर से ही विंटर सीजन चालू हो जाता है। तो जो ठंडी चीज़ें हैं उसका सेवन कम करिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कम पीजिए, उससे भी फिर बीमारियाँ होती है, ख़राब हो जाता है हमारा स्वास्थ्य। विंटर में थोड़ा सा सर्दी बुखार खांसी ना, ये सब चीज़ें होने लगती है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है आपकी प्रिपरेशन में। एक बार यदि फीवर आता है तो आपके जीवन का 7 दिन का समय ये खींच लेता है लगभग लगभग। 3 दिन में आप ठीक होते हैं, और बाकी 4 दिन आपको वापस अपने वो पुराने स्टेज में आने में लग जाता है। जो पुराना फ्लो चल रहा था कि डेली 8 8 घंटे पढ़ाई कर लेते थे,
उस फ्लो में वापस आने में आपको और 4 दिन लग जाते। तो इस तरीके से 7 दिन का समय मोटा मोटा खराब हो जाता है आपका। 7 दिन में आप सोचो कितना पीछे हो जाओगे। 7 दिन में सोचो आप कितना पीछे हो जाओगे, है ना। रिवीजन में भी पीछे हो गए, जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे थे उसमें भी पीछे हो गए। तो जो चीज़ें आप लाइव फॉर्म में देख रहे थे क्लासेस, 7 दिन की क्लासेस छूट गई, वही चीज़ें आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ रही है अब सब। तो ये सब परेशानियाँ आती हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है जो मैंने, जिसके बारे में 5 बिग मिस्टेक्स मैंने आपको यहाँ पर बताई। यदि आप इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, और कैसे कंट्रोल करना है मैंने उसकी भी जानकारी दी, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप अच्छा स्कोर ला पाएंगे, और जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। अभी 90% तक का भी स्कॉलरशिप हम देने के लिए तैयार है, इतने कम को प्राइस में भी। 27 अप्रैल को होने जा रहा है ग्रैंड स्कॉलरशिप टेस्ट, वो आप जरूर अटेंड करिए। सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे होगा। तो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से ये टेस्ट जरूर दीजिए। तो स्पेशल डिस्काउंट है, फर्स्ट रैंक से 100 रैंक तक के लिए 80% है। उसके बाद 101 से 500 रैंक तक के लिए 70%, 501 से 1000 के लिए 65%। तो ये किसके लिए है? गेट टॉपर्स के लिए है। जिन लोगों ने गेट 2025 में अच्छा स्कोर किया होगा, उनके लिए ये डिस्काउंट है। गेट 2025 जो हो चुका, अब गेट 2026 होगा, तो होता ना कि भाई मेरी रैंक मान लीजिए आई 700। 700 रैंक है, मतलब मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूँ। 700 रैंक है तो मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूँ, मेरे को वापस से और तैयारी करना है, ताकि इस बार मैं अंडर 100 रैंक ला सकूँ। तो हम आपको 65% का डिस्काउंट दे रहे हैं, पढ़ो आप आराम से। तो और कोई बच्चा मान लो 50 रैंक लाया है गेट 2025 में, लेकिन उसका ड्रीम है कि IR1 लेकर आऊँ, उसको हम 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं, वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो आप कोड लगाइए, कोई सा भी कोड, कोई सा भी कोर्स लेना हो, आप मेरा ये कोड लगा सकते हैं, AZ11, ये मेरा कोड लगा दो, आपका काम हो जाएगा। UPPSC, अभी UPPSC चल रहा है, UPPSC चल रहा है, AIATC चल रहा है। तो बहुत सारे कोर्सेस, AZ11 है ना, बहुत सारे कोर्सेज जो है वो हमारे पास उपलब्ध है। BPSC चल रहा है, RPSC चल रहा है। गेट के लिए श्रेष्ठ बैच 2026 के लिए, 27 के लिए वरदान बैच अवेलेबल है। तो जसपाल सर स्टार्ट कर रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग, वो आप पढ़िए, ठीक है, मस्त टाइप से। टाइमिंग 4:30 PM रखा गया है। नालंदा बैच BPSC के लिए चल रहा है, नालंदा बैच BPSC के लिए चल रहा है। ये मैं अपना कोड लिख रहा हूँ ना, ये मैं अपना कोड लिख रहा हूँ, AZ11, सब कुछ कैपिटल में, A कैपिटल Z कैपिटल 11। तो ये सब बैचेस है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल बोथ। MPPSC यही के लिए बैच है ना। तो आप ये वेराइटी ऑफ, RPSC के लिए बैच है हमारे पास। तो आप कोई सा भी बैच ले सकते हैं अपनी फिजिबिलिटी के साथ, जो आपको तैयारी करना हो। और हम बहुत ही बेहतरीन टीचर्स लोग यहाँ पर मौजूद है, पढ़ाएंगे। प्लस कोर्स आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स में लेने पर बेनिफिट ये है कि आप अपना स्लॉट बुक करके अपने मेंटर से बात कर सकते हैं कॉल पर, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपको बात करना है आप बात कर सकते हैं। गेट 2025 के हमारे टॉपर्स लोग हैं इतने सारे, AIR1 भी दिए काफ़ी। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना वीडियो में काफ़ी है। तो आज का जो मुद्दा था कि बिगेस्ट मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, तो बिल्कुल करिए, और अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिए। कोड लगाइए AZ11 फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।